SHU रेडियो एक्यू यूट्यूब चैनल पे हम इतवार के दिन खेल के मैदान से मिलते हैं और आज मिल रहे हैं हम फिर से। फुटबॉल की लीग जारी है दुनिया में, कुछ रन अवे विनर्स हैं उसमें। PSG तो जीत जाएगा, इंटर मिलान तेजी से आगे जा रहा है इटली में सीरी आ में, और इंग्लैंड में कांटे का मुकाबला है। एक और एनकाउंटर होने वाला है लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी का, देखते हैं उससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत कांटे का मुकाबला है। एक आध पॉइंट की लीड से दोनों टीमें टकरा रही हैं। और FA कप के फाइनल में चेल्सी का मुकाबला लिवरपूल से होगा। लिवरपूल पहले ही लीग कप जीत चुका है और यहाँ फर्स्ट हाफ के 3 गोल भारी पड़े सिटी पे, उन्हें बाद में 2 वापस किए, लेकिन 3-2 से हार गई सिटी की टीम। आने वाले हफ्ते में UEFA चैंपियंस लीग के पहले लेग के सेमीफाइनल होंगे और फुटबॉल में तकरीबन लीग्स और चैंपियनशिप्स यूरोप में इख्तिताम की तरफ जा रही है। वहां टेनिस से खबर यह है कि विंबलडन में रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों को खेलने नहीं दिया जाएगा। 4 हफ्ते पहले मैंने ये बात कही थी कि ये पॉसिबिलिटी है। जोकोविच ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, कहा ये टोटल नॉनसेंस है, इट्स क्रेजी। और ऐसे ही एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ने भी कहा है कि ये टोटली गलत है, कि आप विक्टिमाइज कर रहे हैं खिलाड़ियों को जिनका कोई लेना देना नहीं है इन फैसलों से जो हुए हैं। और बाकी ममालिक पे भी जब हमले किए गए और बेजा हमले किए गए तो किसी को बैन नहीं किया गया कहीं भी। यानी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या वर्ल्ड अगर किसी मुल्क पे हमला कर दे तो हक बजाने में अपने फायदे के लिए और मफाद के लिए, दूसरा नहीं है, दोनों गलत है, ये तय है। लेकिन एक जगह बैन नहीं लगता और एक जगह बैन लगता है। यहाँ से ड्रीम के एस हैं, ये पूछते हैं जो एनालिसिस आपका बड़ा हेल्पफुल है हमें, और ये बातें जो आप समझाते हैं और बताते हैं स्पोर्ट्स की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कम से कम 3 सवाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक काउंटी क्रिकेट से और उसमें क्या फायदा होता है इससे, और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की जो परफॉर्मेंस है वहाँ इस वक्त उससे। पहले दानिश आफाकी का मेल मैं देखता हूँ, वो मेरे सामने कंप्यूटर पे जो है, ये कहते हैं कि एक और डबल 100 शान मसूद ने बनाया, वो जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा फीट काउंटी में लगातार 2 डबल 100 बनाने का मुश्किल से कोई अचीव नहीं किया है। इफ्तिखार अली खान पटौड़ी ने 1933 में किया है, लेकिन तब वो इंग्लैंड के लिए खेलते थे, तो आउटसाइडर का ये पहला, तो किसी आउटसाइडर या ओवरसीज खिलाड़ी की पहली अचीवमेंट है। और उसके बाद कहते हैं हसन अली जो स्ट्रगल कर रहे थे उनने अच्छी बॉलिंग की है, 6 विकेट का हॉल लिया है। हसन अली के साथ साथ ये कह रहे हैं कि हारिस रऊफ ने अच्छा स्टार्ट किया है यॉर्कशायर के लिए। और क्या ये सब कुछ जो है ये मेंटली बूस्टिंग होगा खिलाड़ियों के लिए? डेफिनेटली मेंटली बूस्टिंग होगा खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि डे इन एंड डे आउट खेल रहे हैं आप, और उन कंडीशंस में खेल रहे हैं जिनकी आपको आदत नहीं है, ये आपकी कंडीशंस हैं। क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में तो है नहीं, और खासकर बैटिंग की। और बैटिंग जो होती है वो अप्रैल और मई में मुश्किल होती है, ज्यादातर अप्रैल में, क्योंकि थोड़ा वेट वेदर होता है। बॉल की मूवमेंट ऑफ द विकेट इन द एयर बहुत होती है। बॉल का जो बाउंस है, टप्पा है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बॉल ऐसे नहीं उठती है, ऐसे उठती है, तो वो धीरे धीरे धूप निकलती है तो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे में एडजस्ट करके स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। एक गांव मुख्तालिब जो अपने आपको कहते हैं, ये कहते हैं व्हाई इज देयर लेस इंपैक्ट ऑफ काउंटी क्रिकेट ऑन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट। दिलचस्प सवाल है। How can it impact Pakistani players when it has done nothing good for their own cricketers? ऐसा नहीं है it has done nothing good for their own cricketers. ऐसी बात नहीं है। इतने सालों से जब इंग्लैंड डोमिनेट करता था तब भी काउंटी क्रिकेट ही था जिसमें उनके खिलाड़ी खेलते थे। और डेफिनेटली ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए इसलिए बेहतर होगा जो आउट ऑफ फॉर्म में आएंगे, और आप अननोन खिलाड़ियों के साथ वहां खेल रहे हैं, जिनके साथ आप पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या अपने खिलाड़ी खेलते हैं। और पुजारा ने भी डबल सेंचुरी बनाई है, तो उनकी आदत है, उनका पता है क्या करेगा, विकेट क्या करेगा, वहां नहीं पता है। इसलिए बाहर के खिलाड़ी को ज्यादा फायदा होगा, उनके खिलाड़ी को उस कंडीशन की आदत है। 3 हफ्ते पहले डिस्कस किए थे मामला के काउंटी क्रिकेट में क्या इश्यू हो गया, उसकी क्वालिटी पुअर क्यों हो गई, नंबर ऑफ ओवरसीज खिलाड़ी कम हो गया। T20 लीग्स हुई हैं, टॉप खिलाड़ी नहीं जाते हैं, वो लीग में कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। पहले अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए सारी दुनिया के खिलाड़ी बजाय सिर्फ इंडिया के बगैर जाते थे काउंटी खेलने, और वो 4-4, 6-6 मैच के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाते थे, वो पूरे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे जाते थे और रोज खेलते थे। तो
یہ فرق پڑا ہے کاؤنٹی میں. ایک اور سوال جو ہے وہ سرتاج احمد ہیں, یہ کہتے ہیں ڈز کاؤنٹی کرکٹ ہیلپ اے پلیئر بیکم اے گڈ ون, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام T20 لیگس. سرتاج سوال, اور سرتاج اوکے کلگام سے یہ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیے ان دو میں بہت فرق ہے. اگر آپ صرف کاؤنٹی کی بات کریں, کاؤنٹی 4 ڈے میچ ہے, T20 لیگ 20 اوور کا میچ ہے. کاؤنٹی میں سسٹینڈ بیٹنگ بالنگ اچھی کرنی ہے. اگر بالر ہیں تو میچ میں آپ 2 اننگ میں ملا کے 50 اوور کر لیں گے, زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اور بیٹنگ ہے تو آپ کو 1-1 دن بیٹنگ کرنی ہے ڈفرنٹ کنڈیشن میں, موونگ کنڈیشن میں. بارش پڑتی رہتی ہے, اس میں بریک آتا ہے, پھر کھیلنا, ایک یہ فرق پڑتا ہے اس میں. اور یہ ڈفرنس تو صاف ہی ہے. اور اس میں ایک T20 چیمپئن شپ ہے الگ, ایک لمیٹڈ اوورز کی دوسری چیمپئن شپ ہے, اب 100 بھی ہے. تو آپ کس کس کے لیے کھیلنے گئے ہیں یہ الگ بات ہے. دانش آفاقی کا ایک اور سوال ہے کہ کتنا ایڈوانٹیجز ہے یہ کھیلنا سنگنگ کنڈیشن میں جہاں سب کنٹیننٹ کے پلیئر اسٹرگل کرتے ہیں. بہت ایڈوانٹیجز ہے, کہیں بھی موونگ بال ہو اس کی آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ مختلف جگہ موونگ بال کا جو باؤنس ہے وہ الگ ہوتا ہے. انگلینڈ میں اور نیوزی لینڈ میں باؤنس تھوڑا مختلف ہے. اور یہ آگے پوچھتے ہیں کہ رمیز راجہ کا جو 4 نیشن کا وہ پرپوزل تھا وہ فیل ہو گیا. وہ میں پہلے کہہ چکا تھا وہ فیل ہو جائے گا. تو وہ اب کہتے ہیں انڈر 19 ایک لیگ کریں گے وہ T20 کی فرنچائز کی شروع. اور کیا یہ سسٹینیبل ہے کہ T20 ٹورنامنٹ انڈر 19 ہو؟ کنسپٹ اچھا ہے. اس میں دیکھنا اسپانسر آتے ہیں کہ نہیں. اس میں سٹارز کی کمی ہوگی. اسپانسر سٹارز ڈھونڈتا ہے, سٹار سے ویورشپ بڑھتی ہے, تو وہ ایک بات دیکھنے کی ہوگی. اور جو انڈر 19 کھلاڑی آئیں گے, بہت سے انڈر 19 کھلاڑی ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی لیگز میں کھیل رہے ہیں, یا 19 سال کا کھلاڑی انڈر 19 سے 20 کر دیتا تو بہتر تھا اس میں, یا 21 کر دیتے تو زیادہ کچھ انٹرنیشنل کھلاڑی بھی آ جاتے جو بھاؤ بڑھ جاتا, تو یہ ہو جاتا کہ زیادہ لوگ دیکھتے ہی شاید زیادہ فیزیبل بنتا ہے. آئیڈیا اچھا ہے. آگے بڑھیں گے. میں نے کہا IPL کی بات ہوگی. اس وقت IPL کی بات میں نہیں کروں گا. اس وقت IPL کی بات عابد رشید بابا کریں گے. اور یہ وہ IPL کی بات ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. Most of us have no idea of what's happening behind the scenes in auction, in selection of players, اور ٹیمز اور فرینچائزیز اور BCCI کے درمیان. یہی بات عابد سے. 2007 میں ہماری ٹیم نے T20 عالمی کپ جیتا, جس کے فوراً بعد BCCI کے نائب صدر للت مودی نے IPL کی تجویز پیش کی. RCB اور KKR سب سے پہلے مد مقابل ہوئے. سب سے پہلی گیند کا سامنا سورو گنگولی نے کیا اور IPL کی تاریخ کا پہلا ڈسمسل بھی بنے, جنہیں ظہیر خان نے پویلین کا رستہ دکھایا. مہاراشٹر میں IPL کا 15واں سیزن اپنے شباب پر ہے. یہ دلچسپ معلومات تو آپ کو ہے. آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو IPL کے پردے کی پیچھے کی کہانی سناتے ہیں. BCCI کی دعوت پر انویٹیشن ٹو ٹینڈر یعنی ITT خریدے جاتے ہیں, جس کی قیمت ہوتی ہے 10 لاکھ روپے اور اضافی GST. یہ پیسہ نان ریفنڈیبل ہوتا ہے. ٹیم کو خریدنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا, ٹیم کے شیئرز خریدے جائیں. مثال کے طور پر LIC نے CSK کے 6% شیئرز خرید رکھے ہیں. دوسرا, ایک ضابطے کے تحت صرف وہی ٹیم درخواست دینے کی اہل ہوتی ہیں جن کی ویلیویشن 3000 کروڑ سے زیادہ ہو. پارٹیز کو مقررہ ڈیڈ لائن تک ای میل کرنا ہوتا ہے. ITT خریدنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بڈنگ میں شرکت یقینی ہے, حتیٰ کہ بنا کسی وجہ کے ITT منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹیم بکنے کے بعد کھلاڑیوں کی بولی لگتی ہے, لیکن اس کے لیے انہیں پہلے اپنا اندراج کروانا ضروری ہوتا ہے. بڈنگ میں کھلاڑیوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے: کیپڈ, ان کیپڈ اینڈ انٹرنیشنل. کیپڈ جنہوں نے ملک کی نمائندگی بین الاقوامی مقابلوں میں کی ہو. ان کیپڈ جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلا اور ابھی تک انٹرنیشنل ڈیبیو نہ کیا ہو. اور انٹرنیشنل یعنی غیر ملکی کھلاڑی. کھلاڑیوں کی ایک بیس پرائس مقرر ہوتی ہے 20 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ روپے تک. ایک ہی ٹیم زیادہ زر دے کر سارے اچھے کھلاڑیوں کو خرید نہ پائیں, اس کے لیے بھی ایک قانون ہے. ایک ٹیم میں 18 سے کم اور 25 سے زیادہ اور 8 سے زیادہ بیرونی کھلاڑی نہیں ہو سکتے. ہر ٹیم کو ایک محدود رقم دی جاتی ہے جسے پرس کہا جاتا ہے. اسے حال ہی میں 85 سے بڑھا کر 90 کروڑ کر دیا گیا ہے. پہلے مرکی پلیئرز یعنی 2 کروڑ کی بیس پرائس والے کھلاڑیوں کی بولی لگتی ہے. صحیح کھلاڑیوں کو ٹیمز ڈیٹا سائنس کو برائے کار لا کر خرید لیتے ہیں. بلے بازوں کی سٹرائک ریٹ اور بالرز کی اکانومی کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اس
काम के लिए परफॉर्मेंस एनालिटिकल कंपनीज को हायर किया जाता है जो खिलाड़ियों को परखते हैं। ये डेटा एनालिस्ट्स MVPI मैट्रिक की मदद लेते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंडेक्स को सलीस जुबान में समझा जाए तो ये मिसालें सुन लीजिए। एक बैटर को ऐसे जज किया जाता है 4s + 6 डिवाइड बाय बॉल्स प्लेड बाय द बैट्समैन, यानी अपने करियर में कितने चौके और छक्के लगाए और कितनी गेंदें खेली, इससे हार्ड हिटिंग एबिलिटी का पता चलता है। दूसरा कंसिस्टेंसी, टोटल रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स आउट। तीसरा रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कैसी है इस खिलाड़ी की, कितना फुर्तीला है। इसके लिए टोटल रन्स माइनस 4s एंड 6s डिवाइड बाय टोटल बॉल्स प्लेड माइनस बाउंड्री बॉल्स। इन पैरामीटर से एक खिलाड़ी की कमजोरियों और ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। कौन सा बॉलर किस मौसम में, किस स्टेडियम में, किस टीम के खिलाफ कैसा परफॉर्म करता है, इसका एक डेटा सेट बनाया जाता है। ये सब वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी का खेल है। इसके बाद मशीन लर्निंग टेक्निक्स के इस्तेमाल से मैच के नतीजे की पेशनगोई की जाती है। इसके लिए मॉडल्स बनाकर कंप्यूटर में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पांडा सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है। आपको याद होगा जब KKR ने 2014 में IPL ट्रॉफी अपने नाम की तो SAP की एनालिटिक्स को इस कामयाबी का बराबर का हिस्सेदार माना गया था। आइए अब IPL और BCCI के रिश्ते की बात करते हैं। IPL में टीम्स जितना पैसा कमाती हैं उसका 20% हिस्सा BCCI के खाते में जमा करना पड़ता है। IPL चैंपियन को 20 करोड़ मिलते हैं जबकि रनर अप को 12.5 करोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जराये से पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। सबसे ज्यादा आमदनी नशरियाती हुकूक से होती है। जैसे 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे जिन्होंने इसके एवज 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद स्टार इंडिया ने 2018 से 2022 तक 16,347.5 करोड़ रुपए देकर नशरियाती हुकूक खरीदे। इसका 50% हिस्सा BCCI के खाते में चला जाता है। इसका बकिया 50% रकम टीम्स में तकसीम होती है। पहले BCCI को 20% और टीम्स को 80% रकम मिलती थी। आप सोच रहे होंगे स्टार इंडिया ने इतना पैसा क्यों खर्च किया 5 साल के लिए। इसका मुख्तसर सा जवाब है TRPs यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। दूसरा एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम टॉप ब्रांड्स। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के बकौल 2021 में 40 करोड़ से ज्यादा अवाम ने IPL देखा। 462 मिलियन लोगों को IPL के एड्स भी देखने पड़े। 10 सेकंड्स के एडवर्टीजमेंट के लिए 12 से 18 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 1.5 महीने एड्स चलते रहें, इससे कितना मुनाफा कमाया जाता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मुनाफे का दूसरा बड़ा जरिया है टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। DFL, पेप्सी, ड्रीम 11, विवो और अब टाटा। रियल एस्टेट डेवलपर DLF ने 2008 से 2012 तक 300 करोड़ रुपए दिए। अगले 3 साल पेप्सी ने 394 करोड़ रुपए दिए। विवो ने 2018 से 22 तक 2,199 करोड़ रुपए दिए टाइटल स्पॉन्सरशिप्स के लिए। जून 2020 में गलवान वैली में मोरका आरआई के बाद चाइनीज कंपनी विवो से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया। 2022 में संजीव गोयंका ग्रुप ने LSG को खरीदने के लिए 7,090 करोड़ अदा किए। उधर CVC कैपिटल पार्टनर्स ने गुजरात टाइटंस को 5,625 करोड़ में खरीदा। नई 2 टीम्स ऐड होने से BCCI ने 12,715 करोड़ रुपए कमाए। IPL का ब्रांड वैल्यू इतना बढ़ गया है कि 2008 में 8 फ्रेंचाइजीज को कुल 3,000 करोड़ में ही खरीदा गया था, लेकिन 1.5 दहाई गुजर जाने के बाद अब एक टीम की बोली 8,000 से तजावुज कर जाती है। इसके अलावा टीम के ओनर अपने खिलाड़ियों से एड्स करवाते हैं, वो कमाई मालिक खाता है। इसके अलावा टीम की मर्चेंडाइज का पैसा भी ओनर के खाते में ही चला जाता है। यह बात सही है कि पिछले 14 साल से IPL ने BCCI के खजाने में काफी रकम भर दी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 1.35 बिलियन आबादी वाले मुल्क में 45 दिन तक 10 टीमें 74 मैच खेलें, यह कोई अनोखा कारनामा नहीं है। 55 मिलियन आबादी वाले इंग्लैंड में प्रीमियर लीग फुटबॉल में 20 टीमों के दरमियान लगभग 400 मैच खेले जाते हैं। आखिर पर IPL के फ्लिप साइड पर मईशत और खेल पर गहरी निगाह रखने वाले माहिरीन का तनकीदी नुक्ते नजर भी पेश करना चाहूंगा। उनका मानना है कि IPL ऑक्शन एक मॉडर्न डे स्लेव मार्केट है, जहां बाजार इश्क में गुलामों की बोली लग जाती है और सरदार इन्हें खरीद लेते हैं। तलख हकीकत यही है कि IPL असल भारत नहीं है। यह ग्लैमरस IPL इलीट क्लास के लिए सट्टेबाजी का एक बड़ा मशगला है। तो देखा आपने टीम कैसे सिलेक्ट की जाती है, कैसे ऑक्शन में जाया जाता है। इट्स ऑल मैथमेटिकल, सारी कैलकुलेशंस पे जाया जाता है और इसीलिए इसमें फेलियर का चांस बहुत ज्यादा रहता है। मैं नहीं कहता हूं ये अच्छा नहीं है। जब हम मैथमेटिकली चीजें कैलकुलेट करते हैं ऐसे जैसे आबिद ने बताई, तो इसमें जब
4 पे 2 खिलाड़ी आउट हो 3 ओवर में, तब कौन सा बैट्समैन खेलेगा, वो सिचुएशन नहीं आती। इसमें जब आपके पहले ओवर में 21 रन पड़े तो दूसरा ओवर कैसे करूं, ये सिचुएशन नहीं आती। तो जो इसमें क्रिकेट में इमोशनल कोफिशिएंट है, जो प्रेशर और टेंशन है, वो कैलकुलेट नहीं किए जाते। इसलिए जिसकी टेम्परमेंट अच्छी हो, वो अगर उसमें इन चीजों पे पूरा ना उतरे, वो अच्छा खेलता है। लेकिन वैसा अगर नया खिलाड़ी तो सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको ये चौके छक्के विकेट वगैरह ये मैट्रिक्स में पूरा उतरना है। तो ये थी आईपीएल की बिहाइंड द सीन, अननोन और अनटोल्ड स्टोरी। दारू पूछते हैं कि स्टेपिंग आउट ऑफ कैप्टनशी विल इंप्रूव रूट्स बैटिंग, व्हाट हैज ही गॉट टू इंप्रूव नाउ? आप बताएं, वो किस टीम से टेस्ट में आउट होते हैं, इवन वनडे में, कहीं एडवर्स इफेक्ट ना हो जाए, क्योंकि वो प्रेशर लेने की आदत थी फॉर द सेक ऑफ टीम। अब भी टीम के लिए लेना है, लेकिन कैप्टनशिप का बोझ नहीं। He will bat as he bats. दारूफ आगे पूछते हैं, ये पूर्व वाला चारों से हमें मेल करते हैं कि दिनेश कार्तिक ने क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लेस बुक कर ली है ऑस्ट्रेलिया के, वो बड़ा अनलकी रहा है। और इसके कैरियर में ये हुआ है कि स्टार्स को प्रेफरेंस दी गई है, इसको नहीं दी गई है, या इन तभी खेला जब प्लेयर अनफिट थे या मिसिंग हो रहे थे, इनको पूरी तरह से मौका नहीं मिला है। नहीं, मैं नहीं मानता ये, नहीं, इनको धोनी ने खत्म कर दिया। जब धोनी आए, धोनी एक्सेप्शनल थे कार्तिक के मुकाबले। हम आज की बात छोड़ दें, धोनी एक्सेप्शनल थे। धोनी ने आने वाले सारे कीपरों को साफ कर दिया आगे पीछे। तो इसलिए हम ये ना कहें कि इनको चांस नहीं मिले। पिछले आलमी कप में इनको ले गए 50-50 के, क्या किया इन्हें, कैच भी छोड़े, और जब बैटिंग के लिए भेजा कुछ नहीं किया, जब इनको खिलाया, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन ये वो नंबर 7-6 के लिए जब 5 ओवर बाकी हो, 4 ओवर बाकी हो, ये गेम को पलट सकते हैं, ये एबिलिटी इनमें है। और ये पहले भी थी, इनने कुछ मैचेस इंडिया को जिताए हैं वैसे पहले खेल के। अब देखना है कि टीम के सिस्टम में कौन सा प्लेयर ड्रॉप होता है, किसकी जगह ये फिल करते हैं, लेकिन ये अपने लिए जगह बना रहे हैं। शेख फयाज पूछते हैं कि नेक्स्ट कैप्टन इंग्लैंड का कौन हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है? ये पिछली मरतबा बात हुई है। अब रॉब की कौन ने बनाया है एडमिनिस्ट्रेटर क्रिकेट को, की टेस्ट प्लेयर रहे, डबल सेंचुरी भी है उनकी टेस्ट में, और अच्छा ब्रेन माने जाते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान में उनको कमेंट्री करते सुना होगा, तो उनका भी इसमें से होगा। और आगे आप पूछते हैं रमीज राजा का टेन्योर आप कैसे एनालाइज करते हैं? सो फार क्वाइट गुड, ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। शुरू में जल्दबाजी की थी, लेकिन सही जा रहे हैं किसी हद तक। और आपका ये भी है सवाल कि इंग्लैंड से क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, वो कोई पहले नहीं बता सकता एडवांस में। कैप्टन चेंज हुआ, रिजल्ट बदल जाएंगे या कुछ होगा। वाजिद गुलजार वांडीपुरा से एक पिछले प्रोग्राम के बारे में कहते हैं ट्रीट टू लिसन, थैंक यू वेरी मच वाजिद। आगे इनका सवाल है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड बॉटम हैंड प्लेयर इन क्रिकेट? इन रीसेंट पास्ट आसिफ हैज मेड कंपैरिजन बिटवीन सचिन एंड विराट व्हाइल डिस्क्राइबिंग सचिन एज अपर हैंड player and Virat as a bottom-handed player, and he's made some interesting predictions about Virat. पहले एक चीज क्लियर करता हूं मैं कि सचिन तेंदुलकर की जो ग्रिप थी वो लॉन्ग हैंडल नहीं थी, नीचे थी, वो ऊपर बैठने को पकड़ते थे। और विराट कोहली बीच में ठीक जगह पकड़ते हैं, नॉर्मल जो तरीका है, मगर तेंदुलकर की थोड़ी नीचे थी। अब आप बात कर रहे हैं कि बॉटम हैंडेड और अपर हैंडेड। बॉटम हैंडेड ग्रिप की अगर बात करें तो लोअर एंड पे बैट पकड़ता है, हैंडल का ऊपर हिस्सा थोड़ा बाकी रहता है। और जो अपर हैंड है वो थोड़ा ऊपर पकड़ता है, तो हैंडल के नीचे भी उतनी जगह रहती है हाथ में ग्रिप के बाद, और ऊपर भी उतनी जगह रहती है। लेकिन आसिफ का कहना ये नहीं, आसिफ का कहना थोड़ा मुख्तलिफ है, जिसपे मैंने कई सालों से बात की है कि ये शॉट को कसते हैं, इनका डिफेंसिव शॉट भी कवर पॉइंट तक, बाउंड्री तक चला जाता है। That means he uses his bottom hand more than upper hand. ये आसिफ ने कहा है। इस बात पे बॉटम हैंडेड प्लेयर ने कहा है कि इनके स्ट्रोक को कंट्रोल ज्यादा निचला हाथ करता है बनिस्बत ऊपर का हाथ। हालांकि नॉर्मल खिलाड़ी में नीचे का हाथ पावर देता है, कंट्रोल ऊपर का हाथ करता है स्ट्रोक को। अब आप देखिए, जब कोहली बॉल रोकते हैं तो वो डेड स्टॉप तेंदुलकर की तरह कम करते हैं, क्योंकि तेंदुलकर निचले हाथ को ढीला छोड़ के ऊपर हाथ से कंट्रोल के बॉल को वहीं गिराते थे, इनकी बॉल दूर जाती है, यानी इनका पावर हैंड ज्यादा कंट्रोल करता है शॉट को। और जहां बॉल में मूवमेंट हो और ज्यादा,
یا بال آف دا وکٹ سلو آئے تو آپ کو مشکل ہو سکتی ہے. لیکن آصف کا کہنا ہے کہ جب آپ کے ریفلیکسز اچھے ہوں جیسے کوہلی کے تھے تو آپ یہ جو خامی ہے اس کو پر کرتے ہیں اپنے انڈرسٹینڈنگ کوآرڈینیشن سے اور جو آپ کی مسل میموری ہے اس سے. لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا لائف میں سلو ہوتے ہیں ایج کے ساتھ تو وہ چیزیں تھوڑی سلو ہو جاتی ہیں اور یہ خامیاں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں, اور جو کوہلی کے ساتھ ہو رہا ہے بائی اینڈ لارج. کیونکہ جو بھی پلیئر بال کھیل کے اس کو نیچے سے کرے یوں تو اس کا لیڈنگ ایج, اس کی وہ چیزیں, اس کی کور میں کیچ ہونا, باقی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن وہی بات کہ ایک عمر میں جب آپ زیادہ شارپ ہیں یہ کم اثر دکھاتی ہیں, لیکن جیسے دھیرے دھیرے آپ سلو ہوتے ہیں, یہ سلونس نہیں کہ وہ انفٹ ہے, نہیں, جو یہاں سے سگنل جاتا ہے مسل کو اس میں تھوڑی ملی سیکنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اب آپ نے ایک اور چیز سنی ہوگی واجد, میں اس سے ایڈ کرتا ہوں. کسی کو کہتے ہیں لانگ ہینڈل پلیئر, یہ کہا جاتا تھا لانگ ہینڈل پلیئر ہے. نہ ہی یوزنگ لانگ ہینڈل کمنٹیٹر کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ بٹلر کی بیٹنگ آتی ہے, وہ نچلے ہاتھ سے بال کو ایلیویٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن اوپرلا ہاتھ یوز کرتے ہیں ڈسٹینس کور کرنے کے لیے بال کی. اور لانگ ہینڈل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لمبے چھکے مارتے ہیں تو باٹم ہینڈ گرپ سے آپ چھکے نہیں مارتے ہیں, وہ آپ مارتے ہیں اپر ہینڈ کو لمبا کھینچ کے اور بیٹ اوپر پکڑ کے اس کی پوری بیٹ کی لمبائی استعمال کر کے ایلیویٹ کرنے کے لیے, جیسے گانگولی کیا کرتے تھے اونچے لمبے چھکے مار کے. وہاں کیونکہ گانگولی کے پاس گیل کا پاور نہیں تھا, لیکن چھکے مارتے تھے کیسے, ایسے ہی ایلیویشن دی کہ لانگ ہینڈل استعمال کر کے وہ چھکے مارتے تھے. اب جو باٹم ہینڈڈ پلیئر ہیں نارملی کہتے ہیں وہ کٹ اور پل اچھا کرتے ہیں, باٹم ہینڈڈ گرپ اور پل زبردست کرتے تھے ٹنڈولکر, کٹ بھی زبردست کرتے تھے ٹنڈولکر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سیدھا بھی کھیلتے تھے بہت اچھا, اسٹریٹ ڈرائیوز اور خاص کر بیک فٹ پہ اسٹریٹ ڈرائیوز ان کے بے مثال تھے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے بارہا, میں اتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں کوہلی بہت اچھے ہیں بٹ ہی از ناٹ ٹنڈولکر. کیونکہ جو چل رہا ہو, جو ہٹ ہو, جو ہمارے سامنے ہو, ہم کہتے ہیں اس سے بڑا پلیئر ہی پیدا نہیں ہوا, جبکہ ہمیں کرکٹ کی تاریخ کا کچھ پتا نہیں, کچھ پتا نہیں. کبھی بیرنگٹن, ڈیکسٹر, پیٹر میں, ہامنڈ, ڈگ والٹرز, نیل ہاروی کی بیٹنگ, انچیبل کی بیٹنگ دیکھی ہے ہم نے, کچھ آئیڈیا ہے نہیں ہے. 3 ڈبلیوز کی بیٹنگ دیکھی ہے نہیں دیکھی ہے, مگر ہم ایک دم اس سے پہلے بڑا پلیئر پیدا نہیں ہوا, وہ ویسے پمپ کرتے ہیں, اور خاص کر کمنٹیٹرز. امید ہے واجد آپ کو جواب مل گیا ہوگا اپنے سوال کا. اب پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب آتے ہیں. پچھلے ہفتے ایک آواز سنائی تھی میں نے آپ سے, اور صاف تھا, ایان تھا, ٹینس پلیئر کی آواز ہے. Don't forget that we're playing the 2 number ones in the world at the moment. Max is one of the best mixed doubles players out there. So as far as the interceptions go, I think that if you don't intercept, then you leave your partner hanging, especially on the ad court when it comes to a backhand side. Today I think we did really well with playing I formation. Really the margins are literally 1 or 2 points. اور بہت لوگوں نے ٹرائی کیا, تھوڑی مجھ سے حیرانی ہوتی ہے کبھی, اور جب میں یہ کہتا ہوں تو آپ کو برا لگتا ہے. احسام الحق قریشی آف پاکستان لکھا ہے سب نے 2 کے بغیر, یعنی جو آپ کا طریقہ ہے جواب ڈھونڈنے کا وہ سب کا یکساں ہے, اور کیونکہ یہ جواب غلط ہے. واجد گلزار ہے پہلے شخص جس نے کہا کہ یہ لینڈر پیس کی آواز ہے, اور یہ لینڈر پیس کی آواز ہے. یہ لینڈر پیس مکس ڈبلز میں ہارے ہیں اولمپکس میں, اور اس کے بعد یہ بات کر رہے ہیں اپنی اور ثانیہ مرزا کی. اور دوسرے صحیح جواب دینے والے ڈار رؤف پوروارا چارورا سے. بس یہ 2 صحیح جواب ہیں. اب ونر کون ہے تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. 50-50 چانس ہے, دونوں خوش رہیں گے. اسحاق راتھر ہیں, کہاں سے یہ لکھتے نہیں ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے بہت سے پلیئر اوور سیلیبریٹ کرتے ہیں وکٹ کو, اور جب وہ پٹ گئے ہوں اس کے بعد بھی اگر ایک وکٹ لے لیں تو پاکستانی کھلاڑی بہت جمپے مارتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں. میں نے ایک ایگزامپل دیکھا کہ 50th اوور میں جب حارث رؤف نے وکٹ لیا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور سیلیبریشنز بہت کی انہوں نے. یہ وکٹ ہے لینا بڑی بات ہے, کسی بھی اوور میں لیں,
बॉलर जानता है कितनी मेहनत करनी होती है विकेट लेने के लिए. ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात नहीं है, सारे खिलाड़ी ओवर सेलिब्रेट करते हैं, सारे प्लेयर गुस्से में नजर आते हैं जब वो विकेट लेते हैं, मुक्के हवा में मारते हैं, गालियां हवा में देते हैं और हरकतें ऐसी करते हैं. और अगर आप हसन अली या कोई और दानी या फिर इमरान ताहिर ग्राउंड में दौड़ते हैं, कम से कम उनसे तो अच्छा ही करते हैं, गाली गलोच या मुक्के हवा में तो नहीं चलाते हैं. हमने पहले भी देखा अजीम बॉलरों को बॉलिंग करते हैं, स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, विकेट लिया खुश हुए, हाथ ऐसे खड़े किए, यूं यूं किया, हाई फाइव्स लो फाइव्स वगैरह वगैरह, काम चल दिया. लेकिन अब वो नहीं रहा है. अब ये रहा कि मैंने कोई मार्का सर कर दिया, मैंने दूसरे को ढेर कर दिया, मैंने कमाल किया. वो लोग कहते हैं इससे लोग पंप होते हैं. नहीं, पहले प्लेयर पंप नहीं होते थे, जो इनसे अजीम खिलाड़ी पैदा हुए वो पंप टप नहीं थे, वो थोड़े कमजोर थे. ये वक्त का तकाजा है, ऐसे लोग बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ ओवरडू करते हैं, ये सही है. नायक सिराज पिंगलिश त्राल से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है फ्यूचर किसका बेटर है, इमरान मलिक का या राशिद सलाम का? दे डिजर्व अ चांस इन टीम इंडिया. अभी तो राशिद सलाम को पूरा चांस मिला ही नहीं है केकेआर में, टीम इंडिया की क्या बात कर रहे हैं. लेकिन इमरान मलिक की बात हो रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस थ्रेटनिंग पेस पे जो बॉलिंग करेगा वो किसी को भी हासिल कर सकता है किसी भी मौके पे. और जो सनराइजर्स के खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि इनको हमें नेट्स पे भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, इट्स टू क्विक. और गिवन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलियन को ले जाया जाए, ये पॉसिबिलिटी है, या रिजर्व में रखा जाए, या एज बॉलर ले जाया जाए फैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन बड़े से बड़ा खिलाड़ी इंडियन और बाहर का इनकी तारीफ कर रहा है, तो ही इज अ ब्राइट प्रोस्पेक्ट. तारिक खान राजपुरा बारामूला से पूछते हैं क्या कोहली का जो फॉर्म है वरी फॉर कोहली, ही विल ही मैनेज? डेफिनेटली इट्स वरी फॉर हिम. He has been an outstanding cricketer and a batsman, तो उनको तो परेशानी होगी. और इसमें एक खास बात है, ये कुछ तकदीर ऐसी होती है क्रिकेट में, जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है उसके इनक्रेडिबल कैच हो जाते हैं, उसको सबसे अच्छी बॉल मिलती है, वो उस बॉल पे आउट हो जाता है जिसपे कोई आउट नहीं हो सकता. और जब फॉर्म में होता है तो 3-3 कैच इनिंग में उसके छूटते हैं, कोई बात ही नहीं करता है, स्कोर बोर्ड देखते हैं. क्योंकि इसलिए नेवल कार्डस ने कहा था स्कोर बोर्ड इज एन इडियट, इज अ फूल. तो बाद में वही देखते हैं. तो इसलिए डेफिनेटली वो परेशान होंगे, क्योंकि वो इस रट से निकल ही नहीं रहे. और आईपीएल की बात करेंगे, उसमें शिखर धवन भी ऑलमोस्ट इसी में है, मैक्सवेल भी है, वेंकटेश अय्यर भी है, बेयरस्टो भी है, और ईशान किशन भी है. कई एक प्लेयर हैं जिन्हें कुछ खास नहीं किया. बुमराह कुछ नहीं कर रहे हैं इस बॉलर इस वक्त, और बटलर छाए हुए हैं धमाके पे धमाका. 3 सेंचुरियां हो गई, 491 रन है उनके पास. नेक्स्ट जो है राहुल 295 रन पे. अंग्रेजी में कहावत है, वुल्व्स में लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर. जब मौका आया फिनिश करने का, इम्पॉसिबल को धोनी ने पॉसिबल बना दिया. उम्र कितनी भी हो, क्या खेलते हैं नहीं खेलते हैं, इनक्रेडिबल धोनी एज एवर. बॉलिंग में चाहल है 18 विकेट पे, कुलदीप यादव 13 पे, 12 पे ब्रेवो, 12 पे नटराजन, 11 पे अवेश खान, 11 पे खलील. तो इसमें ज्यादा जो है इंडियन बॉलर है, वो टॉप 2 स्पिनर हैं इसमें. और अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें तो इस वक्त 6 मैच में गुजरात के 10 पॉइंट, 7 मैच में राजस्थान के 10 पॉइंट, उसके बाद 7 मैच में आरसीबी के सैटरडे के मैच से पहले थे उनके 10 पॉइंट, और एलएसजी के 8 पॉइंट हैं. अब थोड़े बहुत मैच जीतने चेन्नई ने शुरू किए हैं, और मुंबई 7-0 अभी तकरीबन मैक्सिमम प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म, और टीम बदलने को तैयार नहीं. मुश्किल होगी क्योंकि 7 हो गए, अभी 11 बाकी है. अब बाकियों को बुरा खेलना है तो इनको 4 में आना है, या इनको 11 में से 10 मैच जीतने हैं या 8 मैच जीतने, तो ये टॉप 4 में आएंगे. अभी कुछ भी हो सकता है, 18 मैच की लीग है, मैं पहले भी कह चुका हूँ. इरशाद आलम पूछते हैं कि पाकिस्तान का आज तक तारीख का बेहतरीन कैप्टन कौन है? मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने कई मरतबा कहा है, जिनने पाकिस्तान के गेम को बदला, जिनने उनको जीतने की आदत सिखाई, उस पीरियड में जब इनके पास आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, ये जीतते नहीं थे. ऑस्ट्रेलिया में 150 टू विन मिला. जहीर, माजिद, आसिफ, इंतखाब आलम और यू नेम इट, सादिक, मुश्ताक, इनकी टीमें हार गए. इंग्लैंड में 200 कुछ मिला, हार गए. लेकिन जब मुश्ताक महमूद कैप्टन बनते हैं,
जिस टीम ने 18 मैच से कुछ नहीं जीता है वो अगले 14 में से 10 मैच जीतती है। तो मुश्ताक मोहम्मद इज अ गेम चेंजर, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन। इमरान खान बाद में आते हैं, वो आगे ले जाते हैं मामले को, कहते हैं अब्दुल हफीज कारदार भी अच्छे कैप्टन थे, सुना है हमने उनके बारे में, और सलीम मलिक भी अच्छे कैप्टन थे, ये पता है। मिसबा इसलिए अच्छे साबित हुए कि मिसबा ने टीम तब ली जब तोहमत लगी थी टीम पे, बहुत से प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे, बहुत से रिटायर हो गए थे, टीम के पास कुछ नहीं था, उनके पास यूनिस खान के अलावा कोई नहीं था। फिर अजहर अली साथ हुए और मैचेस जीते, तो क्रेडिट उनको भी जाता है। इशरक मंसूर क्या T20 में उमरान मलिक जगह बना पाएंगे, बात हुई है इसके बारे में। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं कैप्टन, वो बड़े फैसले लेने से डरते नहीं है टीम सिलेक्शन में, लेकिन बाबर आजम डरते हैं, वो हसन अली को ड्रॉप करने से डरते हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म है फ्रॉम वर्ल्ड कप, डरते नहीं है। कभी फेथ होता है किसी खिलाड़ी में, भरोसा होता है ये डिलीवर करेगा, तो वो उसको खिलाते हैं, डरने की बात नहीं होती। टीम के इंटरेस्ट का हर एक सोचता है, लेकिन किसी की सोच जो होती है वो कहीं आके रुक जाती है। जैसे मैंने कहा था पहले भी कि हसन अली को ड्रॉप नहीं, उनको रश दिया जाए ताकि नया खिलाड़ी आए, कुछ देर खेले, वो भी अपने आप को प्रूव करे, और हसन अली के लिए कंपटीशन भी बढ़े, और हसन अली फिर फॉर्म में आए, वो क्वालिटी प्लेयर हैं, अच्छा खेलेंगे। तो अब चलते हैं क्विज की जानिब। टॉस है इस बार, तो पिछली बार तो कुर्रानंदाजी थी वगैरह, आज तो टॉस है। वो टॉस में वाजिद गुलजार बांडीपुरा से पिछले हफ्ते के क्विज के KKMS क्विज, बहुत बहुत मुबारक वाजिद गुलजार। आप बारहा सही जवाब देते हैं, कंपटीशन में होते हैं, तो अगर आप ज्यादा बार जीत भी जाएं तो कोई गलत नहीं है। अब आज का सवाल है, यह तस्वीर कहां की है? एक कैप्शन आपको बताएगा क्या है और आपको क्या करना है। और KKMS फेसबुक पे जो हमारा ग्रुप है KKMS स्पोर्ट्स मैग, उसमें जवाब दीजिए टाइम लाइन पे, और कहीं नहीं, वो कंसिडर नहीं होगा कोई जवाब। इजाजत चाहूंगा खेल के मैदान से। खुदा हाफिज।